नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे आपको टॉप 3000 प्रश्नों की एक सुपर सीरीज करा रहे हैं, जिसमें से आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इससे पहले हमने 7 लेक्चर करा दिए हैं। जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्ले लिस्ट पर जा कर के इन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस सीरीज़ में हम फुल एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट ले रहे हैं, जिसमें से जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, वेटनरी साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री और फिशरीज साइंस, ये सभी सब्जेक्ट रहेंगे। और हम यहाँ पे आपको टॉपिक टू टॉपिक मतलब सब्जेक्ट वाइज पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमने जनरल एग्रीकल्चर करा दिया है और इस समय चल रही है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के हमने कई सारे टॉपिक करा दिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपको क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने 350 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 351 है, जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 351 नंबर कि अनाज जो है जिसको सीरियल कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो सीरियल वर्ड है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो रोमन भाषा के सीरीज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अनाजों की देवी। ठीक है, तो इसको आप यूँ याद रखेंगे, सीरियल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो रोमन से हुई है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक लिनोलिक अम्ल जो कि हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, किसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो लिनोलिक अम्ल होता है वो सबसे ज़्यादा कुसुम में पाया जाता है, वही 78.5% के आसपास, और इसके बाद सूरजमुखी में पाया जाता है जो कि 68% के आसपास होता है। यह तेल ऐसा होता है जो हृदय रोग बीमारी होती है उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक लिनोलेनिक वसीय अम्ल निम्न में मतलब किसमें से पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक लिनोलेनिक वसीय अम्ल किसमें पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है ये जो अलसी होती है उसके तेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आधार पर फसलों का क्रम क्या है। देखिए विश्व लेवल पे कौन सी फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर उगाई जाती है और किसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर गेहूँ जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर उगाया भी जाता है, इसी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है विश्व लेवल पर। दूसरे नंबर पे चावल आता है, फिर मक्का आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 355 भारत में क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आधार पर फसलों का क्रम। देखिए अब भारत के अंतर्गत बात हो रही है, तो भारत में जो क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर वो सबसे ज़्यादा चावल है, द्वितीय नंबर पे गेहूँ आता है। ठीक है, और यहाँ पर ज्वार जो है तीसरे नंबर पे आ जाता है। अब हम बात करेंगे अनाजों में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। ठीक है, क्वेश्चन यूँ पूछ दिया जाता है कि अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है, तो लाइसिन की कमी होती है और ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, बाकी जो दाल होती हैं उसमें मेथियोनिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। देखिए आपसे हम कहना चाहेंगे ये जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने 350 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। आज हम आपको 400 तक करा देंगे। तो आप इनको समय के अनुसार ही आप पढ़ते चलना, लर्न करते चलना, जिससे कि जब भी एग्ज़ाम कोई हो तो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला तेल। देखिए जो सबसे ज़्यादा तेल खाया जाता है वो सोयाबीन का खाया जाता है। अगला है क्रॉप लॉगिंग क्या होता है। तो देखिए जो क्रॉप लॉगिंग होता है इसका मतलब ये होता है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जब तेज़ हवा चलती है तो उसके कारण जो है फसल गिर जाती है, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्रॉप लॉगिंग। अगला क्वेश्चन है वाटर लॉगिंग क्या होता है। देखिए जब वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जब सिंचाई करते हैं या फिर मान लीजिए कि बारिश वगैरह होती है तो मृदा में सभी रंध्रों में पानी का अधिक मतलब अच्छी तरीके से भर जाना, ज़्यादा दिन तक वो पानी रहना एक तरीके से। ठीक है, वही वाटर लॉगिंग होता है। तो वो अगला क्वेश्चन है सभी अनाज वाली फसलें जो होती हैं ग्रेमनी कुल में आती हैं, जिसका नया नाम जो क्या है, तो पोएसी होता है। ठीक है, जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं वो ग्रेमनी कुल में रखी गई हैं और इस ग्रेमनी कुल का जो नया नाम होता है वो पोएसी होता है। अगला क्वेश्चन है सभी दाल वाली फसलें जो हैं लेग्यूमिनेसी में आती हैं, जिसका नया नाम क्या है,
फेबेसी। ठीक है, अब नया नाम दाल का तो नहीं पूछते, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि जो लेग्यूमिनेसी कुल होता है उसकी उप फैमिली क्या होती है, तो उप फैमिली इसकी होती है पेप्लियोनेसी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। जो लेग्यूमिनेसी कुल है इसकी जो उप फैमिली होती है वो पेप्लियोनेसी होती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लगभग सभी दिवस निष्प्रभावी फसलें जो होती हैं उनको क्या करते हैं, सभी ऋतु में उगाई जा सकती हैं। जितनी भी दिवस निष्प्रभावी फसलें होती हैं, डे न्यूट्रल प्लांट जितने भी होते हैं, उनको सभी ऋतुओं में आसानी से उगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन के तेल में विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। जो सोयाबीन होता है उसके तेल में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, तो उसको गाइट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, गाइट्रो है। ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना आप। अगला जो रिज्का होता है, रिज्का में विषाक्त पदार्थ कितना कौन सा होता है, तो सेपोनिन होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम आपको गेहूँ पढ़ाएंगे। अब देखिए गेहूँ से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम ले लेंगे, लेकिन गेहूँ एक ऐसी क्रॉप है जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो गेहूँ, धान हो गया, कपास हो गया, या मूंगफली है, सरसों हैं, इस तरीके से जो मुख्य मुख्य फसलें होती हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो इन को जो फसलें हैं इन फसलों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी अदर्स जो नॉर्मल फसलें रहेंगी उनसे सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ये जो गेहूँ से क्वेश्चन है कि गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, तथा इसकी फैमिली जो होती है ग्रेमनी या फिर पोएसी होती है। अच्छा, जो गेहूँ होता है इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया मुख्य रूप से आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको दक्षिणी पश्चिमी एशिया नहीं मिलता है एग्ज़ाम में, तब आप क्या करेंगे, तुर्की मिल जाएगा। अगर तुर्की भी नहीं मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ध्यान रखना जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं, तुर्की भी नहीं मिलता है तो कभी कभी आपको मिल जाएगा दजला फरात की घाटियाँ जो होती हैं। ठीक है, ये सब होते हैं इसके जन्म स्थान, लेकिन आपको मुख्य रूप से याद रखना है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ठीक है, जिसको साउथ वेस्ट एशिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाजों का राजा किसे कहते हैं। देखिए जो अनाजों का राजा होता है वो गेहूं होता है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की उगाई जाने वाली द्विगुणित प्रजातियां। अब देखिए गेहूं जो होता है इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कुछ होती हैं द्विगुणित, कुछ होती हैं चतुर्गुणित, कुछ होती हैं षटगुणित जिसको हेक्साप्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो गेहूं को कई भाग में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे द्विगुणित की सबसे पहले बात अगर की जाए, जो द्विगुणित होती हैं इनमें जो है 2n नंबर होते हैं 14। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 14 पाए जाते हैं। तो गेहूँ की कौन कौन सी ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनमें 2n नंबर 14 पाए जाते हैं या द्विगुणित होती हैं, जिसको डिप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डिप्लॉइड कहते हैं। तो ट्रिटिकम मोनोकोकम पहले तो आप याद रखेंगे, ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम एग्लोप्लाइड, ये दो ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें 2n नंबर 14 पाए जाते हैं और ये द्विगुणित होती हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, गेहूं कह रहा भारत में गेहूं की उगाई जाने वाली चतुर्गुणित प्रजातियां कौन सी होती हैं। देखिए हमने द्विगुणित पढ़ ली, अब चतुर्गुणित को बोलते हैं टेट्राप्लाइड, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राप्लाइड। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 28 पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, तो पहली तो होती है इसमें इमर गेहूँ जिसको ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं। ठीक है, दूसरी होती है माइक्रोनी गेहूँ जिसको काठिया गेहूँ, या फिर इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। ठीक है, तो आप ये ज़रूर याद रखेंगे, जो माइक्रोनी गेहूँ है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, और इमर या यूँ पूछ देते हैं कि इमर गेहूँ का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो ट्रिटिकम डाइकोकम। और ये टेट्राप्लाइड प्रजातियाँ होती हैं, 2n नंबर इसमें 28 होते हैं। अच्छे से ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला क्वेश्चन है 370 नंबर कि षटगुणित जो गेहूं की प्रजातियां हैं तो उसमें 2n नंबर कितने होते हैं, इसमें 42 होते हैं और षटगुणित को बोलते हैं हेक्साप्लाइड। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हेक्साप्लाइड में कौन कौन सी आ जाती है, एक तो मैक्सिकन बोना गेहूं होता है जिसको अपने यहाँ बहुत ज़्यादा जिसकी खेती की जाती है, ट्रिटिकम एस्टिवम जिसको बोलते हैं। यही हमने आपको बताया, गेहूं का जो साइंटिफिक नेम मुख्य रूप से माना जाता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम ही माना जाता है, इसी की ज़्यादातर खेती की जाती है। ठीक है, तो ये होता है मैक्सिकन बोना गेहूँ। फिर होता है भारतीय बोना गेहूँ। अच्छा, भारतीय बोना गेहूँ जो होता है ये होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ठीक है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। अच्छा,
कॉमन ब्रेड व्हीट एक होता है टिटकम वल्गेर जिसको बोलते हैं। तो ये सभी हेक्साप्लाइट गेहूँ की प्रजातियाँ हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, आपने सीखा एक तो नंबर 1 पहले पे आपने सीखा द्विगुणित, जिसमें हमने आपको बताया कौन कौन सी। एक तो बताया आपको द्विगुणित में हमने टिटकम मोनोकोकम, ठीक है, और टिटकम एग्लोप्लाइट, और दूसरा टेट्राप्लाइड में मैंने आपको बताया इमर गेहूँ जिसको टिटकम डाइकोकम बोलते हैं, और माइक्रोनी गेहूँ जिसको टिटकम ड्यूरम बोलते हैं। अब षटगुणित में मैक्सिकन गेहूँ जिसको बोलते हैं टिटकम एस्टिवम, फिर भारतीय बौना गेहूँ टिटकम स्फेरोकोकम, और कॉमन ब्रेड व्हीट जिसको टिटकम वल्गेर बोलते हैं। तो ये सभी गेहूँ की प्रजातियाँ हैं जिनकी खेती की जाती है, लेकिन अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा की जाती है वो मैक्सिकन बौना गेहूँ होता है जिसको टिटकम एस्टिवम बोलते हैं। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का गेहूँ के क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है। जो भारत का स्थान है वह द्वितीय है क्षेत्रफल और उत्पादन की दोनों की दृष्टि से, ठीक है, विश्व लेवल पे, और पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न उत्पादन होता है उसमें धान है, और सेकेंड नंबर पे गेहूँ आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। देखिए, मैंने नंबरिंग ज़रूर यहाँ पे की है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर 2-3 प्रकार के क्वेश्चन हैं तो उनको मैंने फुल अच्छी तरीके से करा दिया है, क्योंकि ये गेहूं और धान कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और सभी ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो इनको हमने मुख्य रूप से ले लिया है। तो आप घबराना नहीं, इनका एक कंप्लीट नोट्स करते चलना, ठीक है, और अच्छे से इसको लर्न कर लेना। जितना मैंने यहाँ लिखा है इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक है, एग्ज़ाम में जब भी पूछेंगे। फिर है, भारत में गेहूँ की स्थिति अग्रणी राज्य, मतलब जो भारत की गेहूँ की स्थिति है इसमें से अग्रणी राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो ऐसे पूछा जाए कि भारत में गेहूं के क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। या फिर अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछते हैं तो उत्तर प्रदेश ही प्रथम है, फिर पंजाब, फिर हरियाणा आता है। अगर उत्पादकता की दृष्टि से पूछते हैं तो पंजाब होता है। अच्छा, उत्पादकता जो होती है वो प्रति हेक्टेयर की दर से निकाली जाती है, मतलब अगर उत्पादकता की हम तुलना करेंगे तो 1 हेक्टेयर भूमि ले लेंगे, उसकी सभी राज्यों में तुलना करेंगे, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा हो जाएगा 1 हेक्टेयर में, वही उत्पादकता की दृष्टि से नंबर 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ के आटे व दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गेहूँ के आटे व दाने में जो पाई जाती है प्रोटीन उसका नाम होता है ग्लूटीन। और ये जो ग्लूटीन होती है क्या होती है, जब हम लोग चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो उसको फुलाने का कार्य करती है, ठीक है। अच्छा, ग्लूटीन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जो ये ग्लूटीन होती है ये बच्चों को ज़्यादा रोटी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसके ऊपर ये कुप्रभाव डालते हैं, मतलब सही से स्वास्थ्य सही नहीं रहता है बच्चों का ज़्यादा अगर चपाती आप शुरू में खिलाते हैं बचपन में बच्चों को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गेहूं के पुष्पक्रम का प्रकार क्या होता है। तो देखिए, जो पुष्पक्रम होता है उसको स्पाइक कहते हैं, और जो बीज होता है बीज का प्रकार होता है कैरियोप्सिस कहलाता है, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चनों को जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से एक नोट्स कवर करते चलें। तो गेहूं का पुष्पक्रम जो होता है स्पाइक कहलाता है, और बीज का प्रकार कैरियोप्सिस कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैक्सिकन व्हीट, ठीक है, सॉरी, फादर ऑफ मैक्सिकन व्हीट, सॉरी। तो यहाँ पे मैक्सिकन व्हीट के पिता पूछ रहा है तो डॉक्टर N.E. बोलाग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौने गेहूं के पिता कौन है। देखिए, अभी मैंने पढ़ा फादर ऑफ मैक्सिकन व्हीट, अब यहाँ पे बात हो रही है बौने गेहूं के पिता। तो जो बौने गेहूं के पिता हैं वो डॉक्टर N.E. बोलाग ही हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में दाना और चारा का अनुपात, मतलब दाना और भूसा का जो रेशियो रहता है वो 1:1.5 रहता है। मान लीजिए अगर 40 कुंटल आपका गेहूं पैदा हो रहा है, ठीक है, तो आप भूसा जो पैदा होगा वो 60 कुंटल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1:1.5 याद रखना है। चलिए, जो कुछ ऐसी वैरायटी होती है जैसे कुछ हाइब्रिड हैं, अच्छी प्रजातियां हैं, तो उनमें 1:1 भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन जनरल माना जाता है वो 1:1.5 ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 379 है, गेहूं के बीजों का परीक्षण भार जिसको टेस्ट वेट कहते हैं। अच्छा, जो टेस्ट वेट होता है इसको मैंने आपको पढ़ाया भी है जब हमने सीड साइंस का लेक्चर लिया था। तो उसमें 1000 दानों का जो भार होता है उसको टेस्ट वेट कहते हैं, और 100 दानों का जो भार होता है उसे सीड इंडेक्स कहते हैं, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे टेस्ट वेट की बात हो रही है, मतलब 1000 दानों का भार। तो
तो गेहूं के 1000 दानों का भार 40 ग्राम के आसपास होता है। ठीक, अब यहीं पे पूछ दिया जाता है गेहूंसा, मतलब जिसको फिलरिस माइनर कहते हैं, ये गेहूं का मामा होता है, तो इसका टेस्ट वेट क्या होता है, 2 ग्राम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गेहूं में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ। देखिए गेहूं में किन किन चीज़ों का इंपॉर्टेंस होता है ये यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। तो 380 नंबर ये क्वेश्चन है। देखिए नंबरिंग से आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहले बात की जाए प्रोटीन की, तो जो गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है वो लगभग वही 9 से लेकर के 15% तक पाई जाती है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 12% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, ये जो 9 से 15% है ये एक एवरेज है, ये ज़्यादातर इतनी ही पाई जाती है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में एग्जैक्ट पूछता है तो 12% के आसपास आपको करना है। फिर अगर हम खनिज पदार्थ की मात्रा खनिज पदार्थ की अगर बात करें तो 1.5 से लेकर के 2% पाई जाती है। वसा की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2% तक होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो होती है गेहूं में 62 से लेकर के 72% एक एवरेज में मानी जाती है। चलिए गेहूं के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है। तो जो गेहूं के लिए उपयुक्त तापमान होता है, देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरीके से पूछा जाएगा जैसे हम आपको करा रहे हैं। न्यूनतम अगर जब भी बात करेगा तो न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो 5 से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं की खेती के लिए। अधिकतम तापमान आपसे पूछेगा तो लगभग वही 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का अगर ऑप्शन आपको वहाँ मिलता है तो वही करके आएंगे, नहीं तो आप 25 से 32 डिग्री याद रखें। या कभी कभार आपको 25 से ना मिले, अगर 30 से 32 दे रखा हो तो 30 से 32 कर देना, नहीं तो 25 से 32 तक एवरेज माना जाता है अधिकतम तापमान। अच्छा, इसमें कई तरीके से और तापमान होता है, जैसे पूछ देता है कभी जर्मिनेशन के टाइम तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दाने बनते समय 23 से 25 होता है, पकते समय वही 25 से 30 होता है। तो वो इतनी जल्दी एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, लेकिन हमने बता दिया है, आपको याद रखना है। अगर आप याद कर सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से तो वो भी सही है। फिलहाल ये दोनों पूछे जा सकते हैं। जलवायु कैसी होती है, तो शीतोष्ण होती है। ठीक है, आप जलवायु याद रखेंगे इसके लिए, शीतोष्ण जलवायु होती है, ठंडी जलवायु। चलिए अगला क्वेश्चन है गेहूं के लिए बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गेहूं के लिए जो बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन होती है वो कौन सी होती है, तो नारेन-10 होती है। इतना आप याद रखेंगे पहले नंबर पे। फिर यहाँ पे बात कही जा रही है कि यह गेहूं की पहली बौनी जीन है। यूँ भी पूछ सकते हैं कि गेहूं की पहली बौनी जीन कौन सी है, तो नारेन-10 है, जो कि एन.ई. बोरलाग द्वारा 1960 में मैक्सिको में विकसित की गई थी। ठीक है, आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान समझना। सबसे पहले बात की जा रही है बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन, तो नारेन-10, और यह जो गेहूं की पहली बौनी जीन है, इतना ध्यान रखना है। फिर इसको किसने खोजा था, तो डॉक्टर एन.ई. बोरलाग द्वारा 1960 में मैक्सिको में विकसित की गई थी। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम बौनी जीन को आयातित कर व्यापारिक रूप से खेती करना कब प्रारंभ किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पूछ दिया जाता है भारत में बौनी गेहूं का जो है खेती करना कब प्रारंभ किया गया या कब आयातित की गई, तो 1963 में। ठीक है, या कब आगमन हुआ, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो 1963 में बौनी खेती शुरू की गई गेहूं की। अच्छा, बौनी किस्में आई कौन कौन सी थी, ये सोनेरा 63, सोनेरा 64, लर्मा रोजो मायो 64 और एस 227, ये 5 प्रजातियां हैं जो सबसे पहले आयातित की गई थी और इनकी ही सबसे पहले खेती की गई थी। फिर इनकी खेती करने से एक अच्छा प्रोडक्शन मिला था, तभी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है यही सबसे पहले बौनी प्रजातियां आई थी। ठीक है, और इन सभी प्रजातियों को याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है गेहूं की एक जीन बौनी किस्में कौन सी हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गेहूं की जो एक जीन वाली बौनी किस्में होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक जीन में जो अगर हम बात करें तो उसमें आ जाती है सबसे पहले तो सोनालिका, जिसको RR21 के नाम से भी जानते हैं ये। ठीक है, RR21 आ जाए या सोनालिका आ जाए तो एक ही प्रजाति होती है, इसको RR21 या सोनालिका ही कहते हैं। फिर लर्मा रोजो 64 है, फिर सुजाता है। ये प्रजातियां ऐसी हैं जो गेहूं की एक जीन वाली बौनी किस्में हैं। ठीक है, अगला हम अगर बात करें गेहूं की 2 जीन डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन कौन सी होती हैं, तो डबल जीन में अगर हम बात करें तो प्रताप, जिसको HD 1981 हम बोलते हैं। ठीक है,
HD 1981 बोलते हैं। और एक होती है HD 29। देखिए ये HD 29 और ये सोनालिका जो पहले मैंने बताई, ये एग्ज़ाम में बहुत दी जाती हैं और ऐसे पूछा जाता है HD 29 और सोनालिका ये प्रजातियाँ किसकी हैं, तो गेहूं की होती हैं या कैसी हैं, तो बौनी प्रजातियाँ होती हैं, ये भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रजातियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। फिर है कल्याण सोना। ठीक है, बाकी सोनेरा 64, लरमा, छोटी लरमा और जनक, ये प्रजातियाँ सभी कैसी हैं, गेहूं की 2 जीन वाली ड्वार्फ वैरायटी हैं, बौनी प्रजातियाँ। देखिए आपको तो एक तो सिंगल जीन पता चल रहा है, डबल जीन वाली पता चल रही, बाकी ये सभी गेहूं की प्रजातियां हैं, ये भी आपको पता चल रहा है। अगला है गेहूं की प्रचलित किस्में। अच्छा आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं कि जो गेहूं की, ये तो हो गई सिंगल जीन डबल जीन वाली, और एक ट्रिपल जीन वाली भी होती हैं बौनी किस्में। ठीक है, तो ट्रिपल जीन में जैसे एक होती है हीरा लाल, बादशाह होती है, मोती होती है, यूपी 301 होती है। तो ये प्रजातियां होती हैं जो कि ट्रिपल जीन वाली होती हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लेना इसको। अब है गेहूं की प्रचलित किस्में। अच्छा, जो ऐसी किस्में जो गेहूं की ज़्यादातर खेती की जाती है। देखिए गेहूं की जो प्रजातियां हैं तो बहुत सारी हैं, अगर हम इनको याद करने बैठे तो इतनी प्रजातियां हैं कि सोचा ही नहीं जा सकता, बहुत सारी हैं। लेकिन हमको क्या कहना है, सिर्फ वो प्रजातियां पढ़नी हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे वही ज़्यादातर बताई हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गेहूं की प्रचलित किस्मों में गिरजा है, शैलजा है, मालवीय है, PBW 502 है, के 68 है, दुर्गापुरा 65 है, के 65 और दुर्गापुरा 65, हलना, उन्नत हलना, ये प्रजातियाँ हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा इसके साथ साथ में आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कभी कभार पूछ देते हैं सिंचित या देर से बुआई के लिए असिंचित क्षेत्र में, इस तरीके से पूछ देते हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके लिए हम अगर देखो आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। देखो अगर सिंचित क्षेत्र के लिए बात करता है तो UP 2332 होती है, UP 368 होती है, HD 2329 होती है, सोनालिका होती है, ये सिंचित क्षेत्र के लिए होती हैं, समय से बुआई के लिए। ठीक है, बाकी देर से बुआई के लिए जो सिंचित क्षेत्रफल में होती हैं वो होती हैं सोनालिका, RR 21, मालवीय और HD 2428, ये भी ध्यान रखेंगे आप। असिंचित क्षेत्र में हमने यहाँ लिखा नहीं, आप सिर्फ सुन लीजिए अच्छे से और हो सके तो नोट कर लीजिए। असिंचित क्षेत्र में होती हैं सुजाता, मेघदूत है, मुक्ता है, कुंदन है, प्रताप है, के 65, के 68, ये सभी आ जाती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो लवण सहनशील प्रजातियाँ होती हैं, जिसको सोनालिका RR 21 होती है। सीकुर विहीर होती हैं, UP 213, प्रताप, रिटले, ठीक है, ये हो जाती हैं। डबल रोटी के लिए रोजो, छोटी लरमा होती है। सबसे अच्छी रोटी वाली जो प्रजातियां होती हैं वो हलना और PBW 343, ये ध्यान रखेंगे, ये पूछ दिया जाता है सबसे अच्छी रोटी के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में रोटी के लिए, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कौन कौन सी, PBW 343 और हलना। ठीक है, PBW 343 और हलना। फिर इसके अलावा कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो CSA द्वारा विकसित की गई, जैसे अटल, माही, त्रिवेणी, शताब्दी, हलना, उन्नत हलना। ठीक है, ये सभी प्रजातियां हैं। चलिए अब हम यहाँ बात करेंगे 387 नंबर क्वेश्चन की, सीड रेट फॉर व्हीट क्रॉप। अच्छा आप यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी सामान्य बीज दर पूछता है गेहूँ की तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है, ये बिल्कुल फिक्स डेटा है, आपको कुछ भी घबराना नहीं है। जब भी नॉर्मल बात करेगा तो आप 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, और भी तरीके होते हैं गेहूं के, जैसे लेट बुआई के लिए। तो लेट बुआई के लिए जो बीज दर होती है वो 120 से 125 किलोग्राम होती है। आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में ज़्यादातर 120 किलोग्राम ही मिलेगा। एक होता है डिबलिंग द्वारा, मतलब डिबलर द्वारा जब बुआई होती है तब कितना बीज लगता है, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गेहूं की बुआई का समय एवं दूरी। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप अच्छे से ध्यान रखना। देखिए गेहूं को हमने सिर्फ इसलिए डिटेल में बताया आपको क्योंकि गेहूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है और इससे ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गेहूं की बुआई का जो समय होता है, उपयुक्त समय माना जाता है वो 1 से लेकर के 15 नवंबर तक माना जाता है। और पछेती अगर हम बात करें, जो पछेती किस्में होती हैं तो 15 दिसंबर तक आराम से बुआई हम कर सकते हैं। दूरी जो रखते हैं गेहूं के, सामान्य जो दूरी रहती है
वो रखी जाती है 22.5 गुणे 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर, मतलब जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो 22.5 होती है। बाकी ये जो 8 से 10 होती है पौधे से पौधे की दूरी होती है, ठीक है। बाकी जो गहराई में अगर हम गहराई की बात करें कि कितनी गहराई में बीज बोया जाता है, तो लगभग 5 सेंटीमीटर की गहराई तक बीज को आराम से बो सकते हैं। ये सामान्य बुआई के लिए है। बाकी अगर लंबी जो प्रजातियां होती हैं तो उसके लिए हम 7 cm तक गहराई रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो जो गेहूं के लिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं वो 6 होती हैं, ठीक है। और इसमें से मुख्य रूप से देख लीजिए, CRI स्टेज है जिसकी जो लगभग वही माना जाता है 21 से 25 दिन, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा तो 21 दिन ही मिलेगा, लेकिन ये वही 21 से 25 दिन पर हमें करनी चाहिए सिंचाई, ठीक है। दूसरी है जैसे टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग की जो हम सिंचाई करते हैं वो लगभग 40 से 45 दिन पर कर देते हैं। इसके अलावा अगला है लेट ज्वाइंटिंग। लेट ज्वाइंटिंग 60 से 65, फ्लावरिंग स्टेज 80 से 85 और मिल्किंग स्टेज जो होती है 100 से 105 दिन। बाकी डफ स्टेज जो होती है वो 115 से 120 दिन पर सिंचाई करते हैं। अब आपको क्या याद रखना है इसमें आपको CRI स्टेज सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यही सबसे मुख्य सिंचाई होती है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये किससे संबंधित होती है? तो गेहूँ से। इसका जो फुल नेम होता है क्राउन रूट इनिशिएशन इसको कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, इनको अगर आपको याद रखना है तो एक वर्ड होता है कटलफ मडी, उस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए कटलफ मडी, आप सारे वर्ड का पहला अक्षर ले लीजिए, बस उसी से याद रखिए कि गेहूं की जो सिंचाइयाँ होती हैं वो कितनी 6 भाग में होती हैं। C से क्राउन रूट इनिशिएशन मतलब का हो गया, T से जो हो गया टा हो गया टिलरिंग, और L से जो होगा लेट ज्वाइंटिंग ला हो गया, फ्लावरिंग मतलब या बूटिंग जिसको बोलते हैं फा हो गया, मिल्किंग मा हो गया, और D से हो गया डफ स्टेज, ठीक है। ये सारी स्टेज हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे पूछे जाते हैं ये भी ज़रा सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक सिंचाई उपलब्ध है, ठीक है, तो आप कौन सी सिंचाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको अच्छे से समझ के चलना है। अगर आपके पास सिर्फ गेहूं के सिंचाई के लिए एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप करेंगे CRI स्टेज वाली, ठीक है। एक सिंचाई के लिए हो गया CRI स्टेज। अच्छा, अगर यूँ पूछ देता है कि गेहूं की अगर जब 2 सिंचाई उपलब्ध हैं तो आप कौन कौन सी सिंचाई करेंगे, तो आप अगर 2 की बात करता है तब आप करेंगे वहाँ पे CRI और फ्लावरिंग स्टेज वाली। 2 के लिए कौन कौन सी करेंगे, CRI, ठीक है, और फ्लावरिंग स्टेज या बूटिंग जिसको कहते हैं, ये 2 जब सिंचाई उपलब्ध होंगी तब करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर गेहूं की 3 सिंचाई उपलब्ध हैं तब हम कौन कौन सी सिंचाई करते हैं, तो CRI, लेट ज्वाइंटिंग और मिल्किंग, ठीक है। 3 के लिए CRI, लेट ज्वाइंटिंग और मिल्किंग, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगी 3 के लिए। तो आपको यूँ याद रखना है, एक सिंचाई पे ये हो गई एक सिंचाई के लिए, ये हो गई 2 सिंचाई के लिए, ये हो गई 3 सिंचाई के लिए। आप इनको ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ। अगला क्वेश्चन है गेहूं के प्रमुख खरपतवार, ठीक है। तो गेहूं के कौन कौन से खरपतवार होते हैं ये ध्यान सुन लीजिए आप। देखिए एक तो होता है जैसे गुल्ली डंडा जिसको बोलते हैं हिल्डेस माइनर, गेहूँ का मामा। दूसरा है जैसे जंगली जई जिसको एविना फेटुआ बोलते हैं। फिर एक कृष्ण नील जिसको एनागेलिस आर्वेंसिस बोलते हैं। फिर है सेंजी मेलिलोस अल्बा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए सभी खरपतवार। अब हम बात करेंगे गेहूं के प्रमुख कीट की। तो कीटों में देख लीजिए, गेहूं के जो प्रमुख कीट होते हैं जैसे वो दीमक होता है, ओडोंटोटर्मिस ओविसस जिसका साइंटिफिक नेम होता है, कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है दीमक का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ओडोंटोटर्मिस ओविसस। अच्छा, इसकी रोकथाम के लिए हम क्यूनालफास या क्लोरोपाइरीफास यूज कर सकते हैं। क्यूनालफास की लगभग वही 450 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से मात्रा उपचारित करते हैं बीज को। फिर भंडारण कीट जो होता है वो खपरा बीटल होता है। गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण के लिए ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो जिंक फास्फाइड का यूज करते हैं हम लोग 2% चूर्ण का, ठीक है। अगला हम बात करेंगे गेहूं में प्रमुख रोग कौन सा होते हैं।
अच्छा, रोग कौन कौन से गेहूं में लगते हैं? तो गेहूं में रोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप बस आराम से इसको सुन लीजिए। पहला जैसे एक होता है गेहूं का रोली अथवा रस्ट, जिसको गेरुई रोग कहते हैं। ये जो जितने भी रस्ट होते हैं वो कवक के द्वारा ही लगते हैं, जितने भी रस्ट होते हैं। और रस्ट होते कितने मुख्य प्रकार से हैं? 3 प्रकार से। ठीक है, कितने होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं, जिसमें से पहला होता है भूरी गिरोई, जिसको ब्राउन और लीफ रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे, बस इतना बता पाएंगे कि ये जो भूरी गिरोई रोग होता है ये पक्सिनिया रिकांडिटा टेरिसाई जो एक कवक होता है इसी के कारण लगता है। ठीक है, फिर एक है येलो आर स्ट्रिप रस्ट, जिसको बोलते हैं पीला या धारीदार रोली, ये पक्सिनिया स्ट्रिपफॉर्मिस द्वारा होता है। ठीक है, ये किस कवक के कारण लगता है? पक्सिनिया स्ट्रिपफॉर्मिस। अगला जो होगा वो होगा ब्लैक रस्ट। तो रस्ट 3 प्रकार के होते हैं। ब्लैक रस्ट कौन सा होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। आप इसको याद रखेंगे, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। तो ये थे आपके रस्ट। दूसरा लगता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है, जो लूज स्मट होता है, ठीक है, ये भी गेहूं में लगता है, इसको बोलते हैं अनावृत कंड रोग। ठीक है, अब ये किसके द्वारा लगता है? तो यह जो होता है अस्टिलागोन्यूटा ट्रिटिसाई द्वारा लगता है। और ये कैसा होता है? ये सीड बॉर्न डिजीज होती है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे कैसी होती है, सीड बॉर्न डिजीज होती है। फिर एक होता है कैनाल बंट, जिसको निवोसिया इंडिका बोलते हैं, ये भी सीड बॉर्न होती है। एक होता है ईयर कोकल सीड गाल डिजीज, ये एग्यूना ट्रिटिसाई द्वारा लगता है। अगला रोग है येलो ईयर राट या सेहूं, जिसको टुंड्रो बोलते हैं। फिर है गेहूं का माल्या रोग, हेटेरोडेरा एवरी नामक सूत्रक्रम द्वारा लगता है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट आपके रोग थे। अब अगर हम बात करें गेहूं में कटाई के समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए? देखिए, जब हम गेहूं की कटाई करते हैं तो उस समय नमी कितनी होनी चाहिए? तो वही 20 से लेकर के 25% तक दानों में नमी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम आपको इससे पहले बताना चाहेंगे, जितने भी यहाँ पे गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनके लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उनकी रोकथाम के लिए हम लोग यूज करते हैं 2,4-D। ठीक है, जितने भी चौड़ी पत्ती खरपतवार होते हैं उसके लिए 2,4-D यूज करते हैं। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, और ये भी पूछ दिया जाता है जो ये फेल्डिस माइनर होता है, ठीक है, गेहूं का मामा, इसके रोकथाम के लिए क्या यूज करते हैं? तो इसकी रोकथाम के लिए इस समय जो है सबसे ज़्यादा सल्फोसल्फ्यूरान यूज किया जाता है। यूज आइसोप्रोट्यूरान भी किया जाता था, लेकिन उस पर बैन लग गया है। ठीक है, तो सल्फोसल्फ्यूरान आप याद रखेंगे। चलिए, बाकी यहाँ पे अगला क्वेश्चन है गेहूं के सुरक्षित भंडारण हेतु नमी होनी चाहिए तो 10 से 12% तक। जब हम गेहूं को भंडारित करते हैं तो उस समय नमी कितनी होनी चाहिए? 10 से 12%। अगला क्वेश्चन है कि जो ट्रिटिकेल होता है मानव निर्मित प्रथम अनाज होता है। ठीक है, यहाँ पूछा जाता है मानव निर्मित प्रथम अनाज कौन सा है? तो ट्रिटिकेल होता है, जो गेहूँ गुड़े राई द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है गेहूं में कल्ले, जिसको टिलरिंग बोलते हैं, फुटान के लिए जो अनुकूल तापमान होता है वो कितना होता है? देखिए, जिस समय टिलरिंग होती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, टिलरिंग होती है उस समय जो तापमान रहता है 16 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है जो हरित क्रांति है किन फसलों पर सबसे ज़्यादा सफल रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गेहूं और चावल पर सबसे ज़्यादा सफल रही। आपको ज़्यादातर वहाँ एग्जाम में गेहूं चावल अगर 2 में ऑप्शन दे रखे हैं तो मिलेगा, नहीं तो आपको गेहूं ही मिलेगा। हरित क्रांति सबसे ज़्यादा कहाँ किस पे सफल रही? तो गेहूं पे। अगर दोनों मिलते हैं तो गेहूं चावल। ठीक, फिर है गेहूं का उत्पादन औसतन प्रति हेक्टेयर कितना होता है? तो लगभग वही 45 से लेकर के 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं में आधारी बीज, जिसको बेसिक क्रोमोसोम नंबर बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। n बराबर कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है गेहूं अनुसंधान निदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट कहाँ स्थित है? तो ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट है वो करनाल में स्थित है। ठीक है, तो ये आज के 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे के हम आपको आगे बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा रहा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं प्लीज़ घबराना नहीं, और इन क्वेश्चन का एक अच्छा सा नोट्स कवर करते चलना, और साथ साथ में इनको टाइम टू टाइम लर्न करते चलना। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे अपनी पूरी कि सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दें, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। और इसके साथ साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है।